हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। इस बार हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी जो है उसकी एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर देखेंगे। ओके, लास्ट मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बना के दिया था एमसीक्यू सीरीज़ का। स्पेशल हम सेक्शन ए के लिए काम कर रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सारे जो एमसीक्यू है आपकी एक अलग नोट्स में भी आप बनाते जाए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे से उसको तैयार कर सकें। तो एमसीक्यू सीरीज़ में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड 10 का प्रोबेबिलिटी। ओके, आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, और वीडियो को अच्छे से देखते रहें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स है वो हम याद कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट्स आपको ये याद रखना है, कॉम्टे डी बफन ये मैथमेटिशियन था जिसने कॉइन को कितनी बार टॉस किया था, 4040 टाइम्स टॉस किया था एंड ही गॉट 2048 टाइम्स हेड्स, राइट। तो नाम याद रखना है आपको, कॉम्टे डी बफन। कितनी बार टॉस किया था, 4040 टाइम्स, और उसको कितनी बार हेड मिला था, 2048। तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो P इज इक्वल टू आर अपन एन, ये प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फार्मूला है। आर यानी रिजल्ट उसको कितना मिला, 2048, और कितनी टाइम टॉस किया था वो नीचे आएगा, यानी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका प्रोबेबिलिटी क्या था, 0.507। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, कभी कभी एग्जाम में ये नाम भी पूछ लेते हैं, राइट। फिर आगे एक और मैथमेटिशियन था, J.E. कैरिज, जिसका नाम है J.E. कैरिज फ्रॉम ब्रिटेन, रिकॉर्डेड 5067 हिट्स उसको मिले थे, राइट, इन 10,000 टॉसेस अ कॉइन। उसने कितनी बार कॉइन को टॉस किया था, 10,000 टाइम्स, और इतनी टाइम्स उसको हेड्स मिले थे। तो नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आर अपॉन एन। तो आर यानी रिजल्ट उसको कितना मिला था, हेड का 5067, और कितनी बार टॉस किया था, 10,000 टाइम्स। तो उसका प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से, उसके एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी 0.5067। ओके, एक और मैथमेटिशियन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है कार्ल पियर्सन। टॉस द कोइन 24,000 टाइम्स, सबसे हाईएस्ट। अब देखो, तो कितनी बार कॉइन को टॉस किया था, 24,000 टाइम्स, एंड ही गॉट 12,012 टाइम्स हेड, राइट। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के अंदर सेक्शन ए में। सो P इज इक्वल टू आर अपॉन एन। तो आर उसका रिजल्ट, हेड कितना आया था, 12,012, और नीचे 24,000। तो इसके हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता था, 0.5005। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रख लेने हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग बोथ। यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, और उसके बीच में हो सकता है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो आप इसको। किस तरीके से हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो ये इक्वल का साइन लगाना है। ओके, और यहाँ पे साइन कौन सा है, ध्यान से देखो, लेस देन और इक्वल टू। कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। या तो ये इक्वल नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। बस ये याद रख लेना है आपको। यहाँ पे एक ही जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इवेंट ले सकते हैं। तो कोई किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कांट भी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी कांट बी मोर देन 1, और कभी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं हो सकता है, जैसे 1.5 तो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, राइट। ओके, तो मोर देन 1 नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ से हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए एनी इवेंट, ओके,
एनी इवेंट ए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। ये तो क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0 और 1 के बीच में ही होगा, मतलब ये बता रहा है 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सही होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर इक्वल का साइन होना चाहिए, राइट, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन इवेंट, यानी श्योर इवेंट क्या होता है? 1। अब इसका मैं आपको बताऊं कि भाई श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट किसको बोलते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है, तो ये श्योर इवेंट है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। नंबर 4 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। मैं आपको बताऊं इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं। तो 5th नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंगो ग्रोइंग ऑन द बनियान ट्री, अब सीधी बात है कि बनियान ट्री पे मैंगो थोड़ी ग्रो करेगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। नंबर 6, ए एंड ए डैश, या तो ए बार भी बोल सकते हैं। ए एंड ए डैश आर डैश इवेंट्स, तो कैसे इवेंट्स है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी इवेंट होना और इवेंट न होना। देखो ये ए डैश क्या बता रहा है? इवेंट न होना, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। अच्छा, इनका सम क्या होता है? इवेंट होना और इवेंट न होना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखें। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार यानी नॉट ए इज डैश, तो कितना होगा? 1 होगा, और उसका ये फॉर्मूला है। इसके रिलेटेड बहुत एमसीक्यू पूछते हैं एग्जाम में। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश या ए बार बोलो इज इक्वल टू 1। इवेंट होना और इवेंट ना होना, उनका सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो ये आपको खास याद रख लेना है। उसी के रिलेटेड यहाँ पर आपको मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.35 देन पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डैश। तो आपको पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ ए डैश फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.35 प्लस अपनी जगह पर ये तो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। ये प्लस 0.35 उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, हमने यहाँ से पहले फॉर्मूला बता दूँ आपको मैं। पी ऑफ ए यहाँ पर ही है, ये पी ऑफ ए उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.35, तो 1 माइनस 0.35 कितना होगा? 0.65, तो ये आपको आंसर मिल गया, राइट। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। अब इस बार आपको पी ऑफ ई डैश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.47, और पी ऑफ ई फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ई डैश कितना दिया हुआ है? 0.47। अब ये 0.47 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.47 इज इक्वल टू 0.53। तो ये आपको दोनों एमसीक्यू और ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 हो सकता है। ओके, 0 से बड़ा यानी फिर 1 से छोटा ही होगा, ये भी याद रखना है आपको। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 यानी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन 1 से कम ही होगा। यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा? 1, यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 1 हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है, राइट। तो ये दो फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। तो ये था एमसीक्यू नंबर 10 एंड 11। अब हम एमसीक्यू नंबर 12 पे चलेंगे, तो ध्यान से देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 101 मार्क्स इन द पेपर विच इज़ इन योर हैंड। अब विच इज़ इन योर हैंड मतलब आपके हाथ में जो पेपर है वो उसको क्या माना जाता है? 100 मार्क्स का, बोर्ड का पेपर मतलब आप समझो। वैसे बोर्ड का पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, ओके, बट यहाँ पर आपको किस कंसेप्ट से पूछा गया है कि 100 मार्क्स का पेपर है और आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 101 मार्क्स। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, राइट। वो हमने आगे देखा था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सन राइजेज इन द वेस्ट। देखो, सन वेस्ट से राइज नहीं करता, ईस्ट से राइज करता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, यानी ये क्या होगा? 0 होगा, राइट। 14 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं।
अमॉन्ग द फॉलोइंग्स, यानी ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इनमें से कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो 1.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा 1.5। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा 1.5। नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26, तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवेल। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन से वोवेल है, AEIOU। आपको एक ही लेटर चूज करना है, लेकिन A भी आ सकता है, E भी आ सकता है, I भी आ सकता है, O भी आ सकता है, U भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये 5 लेटर में से कोई भी आ सकता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, है ना। लेटर एक ही चूज करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ये 5 रहती है। तो हमने यहाँ पर इवेंट बना लिया कि सिलेक्टेड लेटर इज वोवेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू R अपन N। R कितना लिखेंगे 5, N कितना लिखेंगे 26। तो इसका आंसर कितना होगा 5/26। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अच्छा, आप डाई को फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। आपने डाई देखा होगा क्यूब के फॉर्म में होता है, राइट। ओके, क्यूब के फॉर्म में होता है। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है। हमें कौन सा नंबर लेना है, प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। अच्छा, 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 देखो 4 2 2 जा 4, 2 के टेबल में भी आता है और 4 1 जा 4, 4 के टेबल में भी आता है। तो जनरली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो अपने ही टेबल में आते हैं। देखो 2 अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में। तो n इज इक्वल टू पहले तो 6 हो गया, क्योंकि डाई को थ्रो करने पे आपको 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू क्या होगा 3। भाई 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो r इज इक्वल टू 3। तो इवेंट हमने बनाया यहाँ पे गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू r अपन n। r कितना होगा 3, n कितना होगा 6। तो 3 2 जा 6, यानी आंसर कितना होगा 1/2 होगा। नंबर 17, ध्यान से देखो। 2 फ्रेंड्स वेर बोर्न इन द ईयर 2000, है ना। 2000 की साल के अंदर 2 फ्रेंड्स, है ना, वेर बोर्न पैदा हुए थे। वैसे जब पैदा हुए तब फ्रेंड नहीं थे, बट धीरे धीरे फिर फ्रेंड हो गए। ओके, तो ये 2000 ये लीप ईयर होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है, तो जो भी ईयर आपको दिया हो उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर। तो 2000 क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर 2000 लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। ओके, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है, तो डिवाइड बाय 4 कर लो। अगर रिमाइंडर आपका क्या आता है 0 आता है तो वो लीप ईयर है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे, यानी एक ही डेट पे पैदा हुए थे। मान लेते हैं कि टोटल 366 डेज है, तो r इज इक्वल टू 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि सेम डेट है दोनों का, तो एक ही तारीख पे पैदा हुए तो रिजल्ट तो एक ही मिलेगा। सपोज मान लो कि आज की डेट ले लेते हैं कि भाई चलो 27 फरवरी, तो आज के दिन पैदा हुए तो दोनों के लिए तो सेम ही होगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। सो p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा r अपन n, सो 1/366। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो ये था MCQ नंबर 17, आंसर क्या होगा 1/366। अब हम MCQ नंबर 18 पर चलेंगे। कार्ड वाले क्वेश्चन है, बहुत ही डीप में डिटेल के अंदर। अच्छा, इस चैप्टर के सारे वीडियोस भी आप हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। नंबर 18, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, तो सबसे पहले तो n आपका 52 हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड इज अ ब्लैक फेस कार्ड। ओके, फेस कार्ड, उसमें भी क्या लेना है ब्लैक। तो मैं आपको पहले भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्ड का, तो एक बार ज़रूर देख ले प्लेलिस्ट से जाके। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, उसमें 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। हमें क्या चाहिए, ब्लैक कार्ड चाहिए। तो जो भी आपको एक कार्ड निकालना है ब्लैक फेस कार्ड, वो इस 6 से आएगा,
राइट। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 52। सो यहाँ पर इवेंट हमने लिख दिया, सिलेक्टेड कार्ड इज अ ब्लैक फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू r अपन n। r कितना है 6, n कितना है 52, 6 के फैक्टर 3 2 जा 52 के फैक्टर 26 2 जा, तो 2 2 कैंसल, 3/26, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन लेटर इज चूजन रैंडमली, एक लेटर आपको चूज करना है फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। कौन सा वर्ड दिया है, इसी चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर बीइंग अ वोवेल, पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी में कितने लेटर है वो काउंट कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। अब इसमें वोवेल कौन कौन से है, तो देखो ओ वोवेल है, ए वोवेल है, आई वोवेल है और आई वोवेल है, यानी आपको टोटल कितने वोवेल मिल रहे हैं 4, उसी 4 में से आएगा क्योंकि आपको वोवेल ही सिलेक्ट करना है। सो r इज इक्वल टू 4। तो इवेंट ए लेटर बीइंग अ वोवेल, तो ओ ए आई आई, तो ये चारों में से ही आएगा। सो r अपन n 4/11, राइट। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा 4/11 होगा, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ये था MCQ नंबर 19। अब आ रहे हैं MCQ नंबर 20 पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बता दिया है, ध्यान से देखें। आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ P ऑफ A है ना, P ऑफ A इज टू P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 3:5, और आपको फाइन क्या करना है, P ऑफ A फाइन करना है। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको रेशियो दिया हुआ है और P ऑफ A आगे वाला फाइन करना है आपको, ध्यान से देखें। तो पहले तो हमने ये लिख दिया, ध्यान से देखो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, आप डिवाइड में लिख सकते हो, तो ये 3:5 था तो 3/5। ओके, अब आपको फाइन क्या करना है, P ऑफ A। देखो हमारे पास फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1। अच्छा, फाइन क्या करना है आपको, P ऑफ A, तो आप P ऑफ इसका फॉर्मूला बनाएंगे, आप किसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसका, जो फाइन करना है उसका नहीं, P ऑफ A डैश का। तो ये P ऑफ A उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, तो P ऑफ A डैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A। तो ध्यान से देखो, P ऑफ A एज इट इज, P ऑफ A डैश की जगह पर हमने क्या लिखा 1 माइनस P ऑफ A, मैंने बताया आपको, राइट, इज इक्वल टू 3/5। अब ये 5 सामने जाएगा तो 5 P ऑफ A हो जाएगा, और ये पूरा सामने जाएगा तो 3 इन द ब्रैकेट हमने 1 माइनस P ऑफ A लिख दिया, ये 3 अंदर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 1 जा 3, फिर माइनस 3 P ऑफ A, माइनस 3 P ऑफ A इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, 5 P ऑफ A प्लस 3 P ऑफ A, तो कितना हो जाएगा 8 P ऑफ A इज इक्वल टू 3, फिर ये 8 डिवाइड में चला जाएगा तो P ऑफ A का आंसर क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ये मैंने आपको परफेक्ट कैलकुलेशन बताया। अब आपको इसका शॉर्टकट मेथड करना हो, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना हो, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको करना क्या है, देखो P ऑफ A फाइंड करना है। P ऑफ A यहाँ पे कितना बता रहा है 3, तो 3 ऊपर लिख दो और नीचे दोनों का प्लस, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो 3/8। ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड भी है। 21 नंबर देखते हैं, ध्यान से देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है। अच्छा, इस बार हमें क्या फाइंड करना था P ऑफ A, इस बार क्या फाइंड करना है P ऑफ A डैश, राइट। तो आपको रेशियो दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो, P ऑफ A इज टू P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 2:7, हमने यहाँ पे लिख दिया। रेशियो में लिखा, नीचे फ्रैक्शन में लिख दिया हमने 2/7, और इसके नीचे ये लिख दिया। अब आपको P ऑफ A डैश फाइंड करना है, तो अब आप फॉर्मूला किसका बनाओगे P ऑफ A, मैं आपको बताऊँ, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है P ऑफ A डैश, तो उसका फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये उस तरफ जाएगा, तो P ऑफ A क्या होगा 1 माइनस P ऑफ A डैश। तो P ऑफ A की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस P ऑफ A डैश, तो P ऑफ A की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस P ऑफ A डैश, नीचे P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 2/7। ये 7 सामने जाएगा, ये सामने, तो 7 यहाँ पर सामने आ जाएगा, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, देखो, और ये सामने, राइट। 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 यहाँ पे भी जाएगा तो 7 P ऑफ A डैश हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 P ऑफ A डैश हो गया। ये माइनस वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस हो गया, तो यहाँ पर 7 ही है, 2 P ऑफ A प्लस 7 P ऑफ A, तो कितना हो जाएगा 9 P ऑफ A, और ये 9 डिवाइड में जाएगा तो 7/9। इसको भी शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, देखो फाइंड क्या करना है P ऑफ A, तो P ऑफ A कितना है 7 बता रहा है, तो 7 ऊपर लिख दो और नीचे दोनों का प्लस, तो 7/9।
तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन फुल मेथड आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये है 21 नंबर। 22 पर चलते हैं। 22, 23 और 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडे। देखो लीप ईयर की बात है, यहाँ पर कोई मंथ की बात नहीं है। समझो, जब मंथ आता है तब हमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को नहीं देखना है, बट यहाँ पे बात किसकी है कि भाई लीप ईयर के अंदर 53 फ्राइडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, ओके, ईयर वाला क्वेश्चन या मंथ वाला क्वेश्चन, तो आप n हमेशा क्या लोगे, 7 लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, n = 366 ले लेते हैं कि सर लीप ईयर के अंदर तो 366 होता है, बट आपको n = 7 ही लेना है। और ध्यान से देखो, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, किसको, 366 को। ओके, 366 क्यों लिया, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। फिर आप इसको डिवाइड करो, ये 7 5 जा 35, 36 - 35 कितना बचेगा, 1, 6 डाउन होगा, 7 2 जा 14। तो आपके पास रिमाइंडर कितना रहेगा, 2। आपको पॉइंट में नहीं जाना है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये जो रिमाइंडर है वो आपका r होगा, और जिससे आपने डिवाइड किया वो आपका n होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/n। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/7, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/7। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ, देखो यहाँ पे मंथ की बात आ गई। अब जब मंथ की बात आती है तब ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर को हम फोकस नहीं करेंगे। ओके, तो मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, तो अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, वो 30 डेज अंदर लिखेंगे। और मैंने पहले ही बताया इस टाइप के क्वेश्चन में n हमेशा आपको क्या लेना है, 7। तो मंथ ऑफ अप्रैल यानी 30 डेज, और किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। ये आपका n है, ये आपका n है। 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। सो r = 2। रिमाइंडर आपका r होगा, और n हमेशा 7 होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो r आपका 2 हो गया, n 7 हो गया। P of a = r/n, 2/7। ओके, तो आंसर कितना होगा, 2/7। तो जब भी मंथ की बात आएगी तब हम लीप ईयर नॉन लीप ईयर को नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ ईयर की बात थी, कहीं पे भी मंथ नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा, 366। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसा ही, ध्यान से देखना। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। हाँ, यहाँ पर आपको ईयर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फेब्रुआरी के डेज लीप ईयर में कितने होते हैं, 29। ओके, फेब्रुआरी में जो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 29 डेज। तो 29 अंदर लिखेंगे, और ये आपका n हमेशा यहाँ पर होगा, n = 7 होगा। ओके, सो 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। सो r = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n = 7। सो r = 1, n = 7, r/n 1/7। हाँ, फेब्रुआरी आएगा तो हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को कंसीडर करेंगे, लेकिन फेब्रुआरी के अलावा कोई और मंथ आया तो हम ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को नहीं देखेंगे, और सिर्फ लीप ईयर होगा तो उसमें उसके डेज को कंसीडर करेंगे। 25 नंबर देखते हैं, वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान है। P of A दिया हुआ है आपको x/3 एंड P of A' दिया हुआ है आपको 2/5। फाइंड क्या करना है, x। अब आपको पता होना चाहिए इवेंट होना और इवेंट ना होना, इसका हमने आगे फॉर्मूला देखा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उनका सम कितना होता है, 1। P of A कितना दिया हुआ है, x/3। P of A' कितना दिया हुआ है, 2/5 = 1, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x 5x, 3 2 जा 6, और नीचे 3 × 5 15। ये 15 सामने चला जाएगा, 15 1 जा 15, 5x + 6 उस तरफ जाएगा -6, तो 5x = 15 - 6, 15 - 6 कितना होगा, 9 होगा 5 डिवाइड में। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं और 1 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो ये था 25 नंबर। 26 पे चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करते हैं, ध्यान से देखो। इन 1000 लॉटरी टिकट्स कितने हैं, 1000 है, तो यहाँ पर n = कितना हो गया, 1000। देयर आर 50 प्राइजेस टू बी गिवन, यानी अब समझो कि 1000 टिकट के अंदर 50 टिकट ही ऐसे होंगे कि जिन पे प्राइज़ मिलेगा, तो 50 प्राइजेस आर टू बी गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 के अंदर 50 टिकट ही ऐसा होगा जिस पे प्राइज़ लगेगा। इफ़ रोहित बाइज 1 टिकट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग प्राइज इज डैश, वो जीते उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो सीधी बात है कि अगर उसको प्राइज़ जीतना है तो उसी 50 टिकट के अंदर से ही उसको लेना पड़ेगा टिकट, मतलब उसका होना चाहिए। सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 50। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर एक टिकट बाय किया है तो आर इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। नहीं, इनाम कब मिलेगा, प्राइस कब मिलेगा, जब वो 50 टिकट के अंदर से होगा जिसपे प्राइस लगने वाला है। तो आर इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इवेंट ए, रोहित विन्स अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर अपन एन, आर कितना है 50, एन कितना है 1000, 50 अपन 1000, 0 0 कैंसिल, 5 अपन 100, तो 5 20 यानी उसका विन करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 अपन 20। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 की बात करते हैं, द वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई, है ना, जो पैदा होता है उसको मरना ही है। ये तो ये श्योर इवेंट है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ऑफ ए डैश, इवेंट होना हमेशा बड़ा होता है इवेंट ना होना से, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी इवेंट होना भी बड़ा हो सकता है, इवेंट नहीं होना भी बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये आप खास ध्यान रखोगे। तो ये क्या होगा, मतलब ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। ओके, चलो 29 नंबर देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज़ 1। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखोगे कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है इनका सम कितना होगा 1 होगा। एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलेंगे, मान लो कि कॉइन है, अब उसको टॉस कर रहे हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। इसका आप प्लस करोगे तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। देखो 2 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1। तो एलिमेंट्री इवेंट इनको बोलते हैं। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। ओके, ध्यान से देखिए 30 नंबर, फॉर सम इवेंट ए, इवेंट होना और इवेंट ना होना इज पॉसिबल, यानी इक्वल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी क्या होगा ट्रू होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर में इक्वल ही हो, ये इक्वल हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी होना यानी 0.5 हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हो। तो ये इसके हिसाब से क्या है ट्रू है, राइट। 31 नंबर देखते हैं। इन अ क्लास देर आर 35 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स। तो पहले तो हम टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 35 + 25 यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 60। द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज सिलेक्टेड एज द मॉनिटर। अब किसको सिलेक्ट करना है, गर्ल, तो सीधी बात है वो 25 के अंदर से ही आएगी, जो भी मॉनिटर बनेगा वो गर्ल्स से ही बनाना है। तो 25 गर्ल्स है तो कोई भी हो सकता है, तो r इज इक्वल टू 25। हाँ, अगर बॉयज़ के अंदर से मॉनिटर लेना होता तो r इज इक्वल टू कितना आता 35। यहाँ पे बात किसकी है, गर्ल, तो हमने इवेंट बना लिया गर्ल इज सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर, राइट। तो r कितना होगा 25, n कितना होगा 60, तो 25/60, 25 की फैक्टर 5 5 जा, 60 की फैक्टर 5 12 जा, 5 5 कैंसर 5/12। तो ये आपका 31 नंबर है, राइट। ओके, 32 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ जनवरी। ओके, जब मंथ की बात आती है तब हम ईयर पे नहीं जाएंगे, सिर्फ फेब्रुआरी में लीप ईयर है या नहीं है वो चेक करेंगे। जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, वो अंदर लिखना है, और एन हमेशा 7 होगा, मैंने पहले भी बताया। 7 4 = 28, कितना रिमाइंडर रहेगा 3, ये आपका आर होता है। सो आर कितना हो गया 3, एन कितना हो गया 7, सो आंसर इज 3/7। ओके, 33 पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया है, कितना दिया हुआ है 0.08। एक गर्ल जो है वो कैलकुलेट कर रही है उसको फर्स्ट प्राइज मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी वो कितना कैलकुलेट कर रही है 0.08। इफ़ 6000 टिकट्स ऑफ द लॉटरी आर सोल्ड, टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड किए गए 6000, तो एन आपका 6000 हो गया, प्रोबेबिलिटी 0.08। तो हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, तो उसने कितने टिकट खरीदे होंगे, यानी आर, इनाम तो एक ही टिकट पे मिलेगा लेकिन उसने कितने टिकट खरीदे होंगे, यानी हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, टोटल हमें फाइंड करना है आर। तो यहाँ पर हमने इवेंट बना लिया गर्ल विन्स अ लॉटरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू r/n। प्रोबेबिलिटी कितना है दिया हुआ है 0.08, आर तो हमें फाइंड करना है n 6000, ये सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ से पॉइंट निकाल दो तो नीचे 100, तो यहाँ से 2 0 जाएंगे, 60 × 8 तो कितना आएगा 480। तो उसने कितने टिकट्स खरीदे होंगे 480 टिकट्स, तो
तो यहाँ पर आप देखो तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो बनेगा 0.08। ओके, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। तो 34 नंबर देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट। देखो टेस्ट कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का टेस्ट है, तो एन यहाँ पे 50 नहीं आएगा, 51 आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि देखो 50 मार्क्स यानी 1 to 50 हुआ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना किसी का 0 मार्क्स आए, तो 0 से 50 यानी ये तो कितने हो जाएंगे 51। तो जब भी आपको टोटल मार्क्स 50 दिया हो तो एन कितना बना लो 51। टोटल मार्क्स आपको 100 दिया हो तो एन कितना बना लो 101, क्योंकि 0 भी तो आ सकते हैं। अब 35 मार्क्स तो एक ही बार आ सकता है, मतलब अब देखो 0 से 50 में 35 तो एक ही बार आ रहा है, सो आर इज इक्वल टू 1 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आर इज इक्वल टू 35 लिख देते हैं, तो 35 नंबर तो एक ही बार आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 51। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आर अपन एन 1/51। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 75 मार्क्स इन 100 मार्क्स टेस्ट। तो 100 मार्क्स है तो एन कितना हो जाएगा 101। क्यों? क्योंकि 0 भी तो किसी का आ सकता है। 0 से लेके 100 तक आप कैलकुलेट करो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 101। तो एन हमेशा क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में +1 कर देना है। तो 100 मार्क्स है +1 यानी 101, और 75 तो एक ही बार आ सकता है ना, कोई भी नंबर एक ही बार आएगा, सो आर इज इक्वल टू 1। ओके 75 नहीं होगा, आर इज इक्वल टू 75 नहीं होगा, 75 जो डिजिट है नंबर है वो एक ही बार आ सकता है, तो आर इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आर अपन एन 1/101। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 100 मार्क्स इन अ 100 मार्क्स टेस्ट, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे सोच के समझ के। ओके, कमेंट भी कर सकते हो आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को ध्यान से देखते रहे। ये है MCQ सीरीज़ का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 10। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अलग अलग चैप्टर के इसी तरीके से बनाते जाएंगे हम। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहे। ओके, थैंक यू।